हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर, जो कि है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज इस वाली वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले हमने जो वीडियो कवर किए थे उससे लिंक करता है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था कि हम डायरेक्टली फॉरेन जो चीजें होती है उनमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसमें जो रोल है डब्ल्यूटीओ का, वो क्या रोल है। क्या डब्ल्यूटीओ की वजह से ही जो हम ग्लोबलाइजेशन को फेस कर रहे हैं, जिस भी चीजों हमने देखा है, इसका जो इंटरेक्शन है वो डब्ल्यूटीओ की वजह से है, या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इसके साथ इन्वॉल्व है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का न्यू टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन गुड्स होते हैं, उन पे क्या रूल्स एंड पॉलिसीज कैसे बननी चाहिए, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं अदर कंट्री से, उसके सारे जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उन सबको बनाने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। देखिए, हमने इससे पहले जो चीजें पढ़ी थी उसमें हमने ट्रेड बैरियर के बारे में भी स्टडी किया था कि ट्रेड बैरियर क्या होता है। ट्रेड बैरियर होता है आपके कंट्री में कुछ स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल प्रोडक्शन होते हैं कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो बाहर से आएगा आपकी कंट्री के अंदर तो उनके ऊपर उनकी गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ टाइप से सब्सिडीज वगैरह दे देती है, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस होता है गुड्स का, वो उसका प्राइस कम हो जाता है। वही चीजें हम अपने ही कंट्री में उस चीज को उस चीज का प्रोडक्शन करके और अपनी ही कंट्री में सेल कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस होता है वो प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो उस कंपैरिजन में और हम क्या करते हैं, हम अपनी कंट्री की चीजों को ना बाय करके हम अदर गुड्स को खरीदते हैं जो कि बाहरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर आए हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस जो होता है वो डाउन होता है, हमारी कंट्री का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसका सारा इफेक्ट पड़ता है हमारे जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके ऊपर, क्योंकि जब लोग अदर गुड्स को बाय करने लग जाएंगे तो जो हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनके गुड्स को कोई बाय नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो उनका बिजनेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपनी कंट्री का जो ट्रेड है उसके ऊपर बैरियर लगा देंगे। ट्रेड बैरियर का मीन्स था दूसरी कंट्री से जिन चीजों का इंपोर्ट होना है उन चीजों का इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अब लोगों के पास देखो ऑप्शन ही खत्म हो गए कि वो बाहर की चीजों को बाय कर सके। तो उनका मेन मोटिव होगा कि जो भी चीज उनको मिल रही है वो उसी को बाय कर लेंगे, क्योंकि अदर ऑप्शन नहीं है ना उनके पास में, जिसकी वजह से जो सेम कंट्री के प्रोड्यूसर्स थे उनका भी बिजनेस चल जाएगा। कंपटीशन नहीं था, सिंपल कह सकते हैं कि उनके सामने कोई भी कंपटीशन नहीं था। जब कंपटीशन आएगा आपको क्वालिटी मिलती है, ऑप्शन मिलते हैं और एक बेस्ट प्राइस मिलता है। बट इनकेस ये हुआ तो धीरे 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 जब ट्रेड बैरियर लगा दिया गया, ट्रेड बैरियर के लगने की वजह से हमें क्वालिटी एंड ऑप्शन दोनों ही खत्म हो गए, क्योंकि जो अदर कंट्री थी वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, अगर कर भी रही थी तो उसका प्राइस इतना ज्यादा था कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी कंट्री से ट्रेड करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। फिर हमने उसके बाद इसमें हमने लिबरलाइजेशन को भी पढ़ा था। लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो लिबरलाइजेशन में ये था कि जो ट्रेड पे बैरियर्स लगाए गए थे उन बैरियर्स को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। अब ट्रेड से जब बैरियर हटा दिया तो आप इजिली एक से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर ट्रेड बैरियर लगाया गया, तो लिबरलाइजेशन जो आया, लिबरलाइजेशन के थ्रू हमारी कंट्री से उस बैरियर को हटा दिया गया, मार्केट्स को ओपन मार्केट कर दिया गया, फ्री मार्केट कर दिया गया। अब कोई भी पर्सन डायरेक्ट हर कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता था। तो ये चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई थी? ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई थी लिबरलाइजेशन की वजह से। लिबरलाइजेशन को हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने उसको तो कवर कर लिया। अब लिबरलाइजेशन की वजह से हमें प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट ये हुआ कि जो ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगे थे पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। अब ये जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन को किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने लगाया था? लिबरलाइजेशन तो लगाया, बट लगाने का काम किसका था? तो लिबरलाइजेशन जिसने अप्लाई किया था वो है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO ने
लिबरलाइजेशन को अलाउ किया था, WTO की वजह से ही लिबरलाइजेशन फॉलो हुआ था। ठीक है, अब देखिए है क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WTO बोलते हैं, इसका मीन्स होता है विश्व व्यापार संगठन। पूरे WTO का काम होता है कि पूरी कंट्री में ये देखना कि ट्रेड किस तरीके से किया जा रहा है, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम ट्रेड में आ रही है तो उसको सॉल्व करने का काम किसका होगा, WTO का। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो भी ट्रेड से रिलेटेड है, उन सबको देखने का काम WTO का है। देखिए, दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, ओके, these organization says that all barriers of foreign trade and investment are harmful। उन्होंने देखो साफ साफ ही क्या बोला है, इन्होंने सिंपली ये बोला है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि बैरियर्स फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो भी बैरियर्स लगाए गए हैं वो क्या है, पूरी तरीके से वो हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेड के ऊपर से उन बैरियर्स को हटा देना चाहिए। देखो हार्मफुल क्यों है, क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे और फिर हमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए फॉरेन ट्रेड का होना बहुत जरूरी है। और ये जो फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यही कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, यही ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ओके, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, और दोनों कंट्रियों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उनको क्या कर देना चाहिए, उनको फ्री कर देना चाहिए, ताकि हम इजिली अपनी कंट्री के साथ ट्रेड कर सके और आप इजिली हमारी कंट्री के साथ ट्रेड कर सको, जिससे कि दोनों को प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक ही कंट्री किसी के साथ ट्रेड कर पा रही है, दूसरी कंट्री नहीं कर पा रही, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, जिससे कि दोनों कंट्री को प्रॉफिट होगा। और इससे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ये होता है, पूरे वर्ल्ड को इंटरलिंक कर दिया जाता है, जो पूरा वर्ल्ड है वो एक दूसरे से जुड़ जाता है। अब पहले क्या था, आप अदर कंट्री की चीजों को भी देख नहीं पाते थे, तो वो हमें कंट्री ही बहुत दूर लगती थी, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, ये कंट्रियां एक दूसरे के पास आ चुकी है, इनका इंटरलिंक हो गया। आप अपनी कंट्री में ही बैठे बैठे कहीं से भी किसी भी चीज को मंगा सकते हो, उसकी डिमांड कर सकते हो, तो कंट्रियां पास आ गई है एक दूसरे से, वो इंटरलिंक हो गई है। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज दैट पॉलिसी। WTO ने जो पॉलिसी लॉन्च की थी लिबरलाइजेशन, उस पॉलिसी के थ्रू जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या हो चुका है, शुड लिबरलाइज, पूरे वर्ल्ड को लिबरलाइज हो जाना चाहिए, आजादी मिल जानी चाहिए, कि मतलब सारे के सारे ट्रेड से रिलेटेड पूरा वर्ल्ड फ्री हो जाना चाहिए कि कोई भी किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड कर सकता है। तो आई होप आपको ये जो WTO है ये आपको समझ आया होगा कि WTO किस तरीके से काम करता है। WTO ऑर्गेनाइज करता है लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन के थ्रू वो ये बताता है कि कोई भी अपनी कंट्री में ट्रेड के ऊपर बैरियर नहीं लगा सकती है, हर कंट्री को ट्रेड के पर्पज से फ्री होना पड़ेगा, तभी आप एक दूसरे से अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है जैसे देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो WTO है इसका एम क्या है, इसका एम है कि पूरा वर्ल्ड फ्री हो और पूरे वर्ल्ड में हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर सके। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। अब यहाँ पर बात ये आती है कि WTO एक ऑर्गेनाइजेशन तो है जो पूरी कंट्री को फ्री करना चाहता है, लिबरलाइज करना चाहता है, बट ये जो WTO स्टार्ट किसने किया, WTO स्टार्ट किसने किया, तो WTO जो स्टार्ट किया गया है वो डेवलप्ड कंट्री की वजह से किया गया है। WTO किसकी वजह से स्टार्ट किया गया है, WTO डेवलप्ड कंट्री ने स्टार्ट किया है। दो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब WTO ने इसको स्टार्ट किया है तो क्या ज्यादा डोमिनेंस सिर्फ डेवलप कंट्री का ही WTO पे है, तो हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे जो ज्यादा डोमिनेंस है वो WTO का है। तो एक तरीके से WTO ने जो डेवलपिंग कंट्री है उनके ऊपर से तो ट्रेड बैरियर हटा दिया है, बट वो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर से ट्रेड बैरियर को नहीं हटा पाई है। तो किसी न किसी तरीके से डेवलप्ड कंट्री के ऊपर आज भी ट्रेड बैरियर लगे हुए हैं, ताकि वो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास इनकम भी है और भी अदर सोर्स हैं
जिनको वो यूज कर कर ट्रेड बैरियर लगा सकते हैं, बट डेवलपिंग कंट्री के पास नहीं है, उनके पास डेवलप के पास में पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो अदर सोर्स के थ्रू भी बैरियर्स को लगा सकते हैं। जरूरी है बैरियर उन्होंने सिर्फ टैक्स की फॉर्म में लगाया हो, वो अदर फॉर्म से भी बैरियर लगा सकते हो, और डेवलपिंग कंट्री ये नहीं कर पाती। मतलब ये है कि डेवलप कंट्री अपना तो जो गुड्स है उसको अदर डेवलपिंग कंट्री में सेल कर पाएंगी, बट जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कंट्री में सेल नहीं कर पा रही है, ड्यू टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ऊपर से ट्रेड बैरियर्स को रिमूव नहीं किया है, और उनके ऊपर जो ट्रेड बैरियर लगे हैं वो टेक्स की फॉर्म में नहीं लगे हैं, वो अदर फॉर्म में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो उन बैरियर्स को नहीं हटा पाए हैं। ओके तो ये WTO को जो बनाया गया है ये सारे डेवलप्ड कंट्रियों ने मिलकर बनाया है, इसीलिए ये जो वर्क करती हैं ये डेवलप्ड कंट्री के साथ ही ज्यादा इनका इंटरेक्शन है, उन्हीं के साथ मिलकर ये ज्यादा काम करती हैं। तो डेवलप्ड कंट्री जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। WTO established rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. WTO establish क्यों बना किया गया है, वो इसलिए रूल्स रिगार्डिंग, वो रूल्स को बनाने के लिए किया गया है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाए जाएंगे, और वो ये देखेंगे कि इन रूल्स को कोई फॉलो कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो मतलब आंखें होती हैं कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, तो स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्री के लिए होता है। About 164 countries of the world trade are currently member of the WTO as on 2016। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आज के टाइम तक ऐसे कितनी कंट्री हैं जो WTO से जुड़ी हुई हैं, तो 164 कंट्रीज हैं जो WTO के साथ जुड़ी हुई हैं। 164 कंट्री WTO की मेंबर हैं ऑन 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2016 के अकॉर्डिंग 164 कंट्रीज WTO की मेंबर हैं। तो वो WTO के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। ऐसा नहीं है WTO बेकार है, ट्रेड बैरियर से देखो बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। क्यों? अगर ट्रेड बैरियर लगा होता तो डेवलपिंग कंट्री जितना डेवलप कर पा रही है मे बी वो उतना डेवलप, उनका उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बट ट्रेड बैरियर के रिमूव होने की वजह से वो ट्रेड कर पा रही है एक दूसरी कंट्री से, और उस कंट्री में रहने वाले जो भी सिविलियंस हैं उनको भी प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उनको ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं और एक बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। पहले क्या था, क्वालिटी कैसी भी हो बट नीड है तो हमें वो बाय करना ही पड़ता और हमारे पास अदर ऑप्शन भी नहीं थे, बट ट्रेड की वजह से, ट्रेड बैरियर रिमूव होने की वजह से, मार्केट लिबरलाइज होने की वजह से हमारे पास ऑप्शन भी है, बेटर प्रोडक्ट भी हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो WTO इन प्रैक्टिस is seen that undeveloped countries have unfairly retained trade barriers। प्रैक्टिस में इसको देखें तो जो अनडेवलप्ड कंट्री है, मतलब जो डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज बोल सकते हैं, उनके साथ अनफेयरली रिटेन किया गया है ट्रेड बैरियर्स। उनको बोला गया है ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए, बट कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री ने इन बैरियर्स को नहीं हटाया है, इनको इस चीज को अभी भी फेस करना पड़ रहा है। इन्होंने तो हटा दिए ट्रेड बैरियर, जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह थे, बट डेवलप्ड कंट्री ने नहीं हटाए हैं। WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers। WTO ने डेवलपिंग कंट्री से फोर्सफुली ट्रेड बैरियर हटाने को कहा गया है और उनको इसको हटाना भी पड़ा है। ठीक है, उन्हें उसको हटाना भी पड़ा है। देखो बहुत, अब देखो सिंपल सी बात है, अब आप अपना एग्जांपल लो, अब आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में आपके सामान को कोई नहीं खरीद रहा है, बट किसी बाहर वाले को सामान को सब खरीद रहे, तो आपको कैसा फील होगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम वही सिचुएशन हमारी कंट्री की है। हमारी कंट्री से जो डेवलपिंग कंट्री है उन सभी की सिचुएशन यही है, उनको फोर्सफुली उनसे ट्रेड बैरियर रिमूव करवा दिए गए, और जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने तो ट्रेड बैरियर रिमूव नहीं किए। तो जो डेवलपिंग कंट्री है ना वो तो ट्रेड इजिली कर पा रही है, ठीक है, जो डेवलप कंट्री है वो तो इजिली ट्रेड कर पा रही है, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो इजिली ट्रेड नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो डेवलप कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उन्होंने ट्रेड बैरियर को अभी तक रिमूव नहीं किया है। किसने? डेवलप्ड कंट्री ने।
ओके तो इस वजह से काफी डिबेट भी हुई है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही है तो डिबेट नहीं होगी, तो काफी डिबेट हुई। जैसे करंटली डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो सबसे ज्यादा जो डिबेट की गई है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर की गई है। ओके तो अब हम इस पे देखेंगे कि अब एग्रीकल्चर को लेकर डिबेट भी हुई है, क्योंकि जो डेवलप कंट्री उन्होंने तो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव नहीं किया, बट हम इसको ये देख सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि ट्रेड बैरियर में उन्होंने डायरेक्ट टैक्स लगा रखा है, उन्होंने टैक्स नहीं लगा रखा, बट अदर फॉर्म में उनको जो है अदर फॉर्म में उन्होंने बैरियर्स को रिमूव नहीं किया हुआ है, बट डेवलपिंग कंट्री ने कर दिया है। बट इसके चलते ही फिर भी हमें इस चीज को लेकर डिबेट देखनी पड़ रही है, क्यों हमारा प्रोडक्ट इतना ज्यादा हाई एक्सपेंसिव है, बट उसी जगह जो डेवलप्ड कंट्री है उनका प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव क्यों नहीं है। इस चीज को लेकर भी काफी डिबेट है। हमारे यहाँ जो वेट है उनका प्राइस हाई है, वही प्राइस जो डेवलप्ड कंट्री है उनका प्राइस उतना ज्यादा हाई नहीं है, क्यों। तो इस चीज को लेकर देखिए क्या डिबेट है, डिबेट्स ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर उसमें डिबेट हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इंडिया, सबसे पहले हम इंडिया के कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्री में इंडिया भी आता है। द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा लोग जो जॉब करते हैं वो किस सेक्टर में करते हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब करते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में इंडिया के अंदर जो लोग जॉब में लगे हुए हैं वो कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है, और उसका काफी सिग्निफिकेंस प्रोपोर्शन जो जीडीपी में जाता है इंडिया का। अभी यूएसए में देखते हैं, यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री सच एज द यूएसए विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी एट 1%। ओनली जीडीपी का कितना है 1%, एंड इट्स शेयर इज टोटल एम्प्लॉयमेंट आर टाइनी 0.5%। और उसके अंदर ठीक है, और कितने लोगों को जॉब मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओनली 0.5%। इंडिया में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े अमाउंट में जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। वहीं यूएसए को देखें तो बहुत ही छोटा अमाउंट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है, मतलब इतना है कि आप उनको काउंट कर सकते हो कि 4 लोग 10 लोग लगे हुए हैं। क्या इंडिया में इतने लोग हैं कि आप उनको काउंट ही नहीं कर पाओगे। और उसका जीडीपी भी यहाँ पर वन सेक्टर जाता है, उसका आधे से ज्यादा पोर्शन जीडीपी में जाता है। पीपल हु आर engaged in agriculture receive massive support and subsidies for production and export products. This is not the case in developing country like India. अब देखो इस वाली लाइन में क्या कहा गया है कि क्यों इंडिया के बाहर की जो कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उनका प्रोडक्ट प्राइस में कम होता है और इंडियन जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइस में ज्यादा क्यों होता है। देखिए ये एक आपकी डेवलपिंग कंट्री है, कंट्री ए क्यों इंडिया ही ले लेते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है, इंडिया और यूएसए, ये इंडिया है और एक ये यूएसए है, ये इंडिया और एक ये कौन सी कंट्री है, ये है यूएसए। डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्री, एक डेवलपिंग है और दूसरी क्या है डेवलप्ड कंट्री है। अब डेवलपिंग कंट्री में क्या है, बल्क ऑफ पीपल लगे पड़े हैं कहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये लोग हैं ठीक है जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। ये सारे पीपल है किस सेक्टर में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, बल्क ऑफ, ठीक है। और यहाँ क्या है, बस ये इनका एग्रीकल्चर सेक्टर है और ये इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है। और इसमें ये जो डॉट आप देख रहे हो ये एक एक पर्सन को इंडिकेट करता है। इंडिया के अंदर इतने लोग किसमें लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, यूएसए में इतने पर्सन हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। बट उसके बाद देखो यहाँ लोग कम एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे, यहाँ लोग ज्यादा लगे हुए, बट उसके बाद भी इंडिया का जो प्राइस है वो हाई क्यों है, यूएसए का लो क्यों है। उसका रीजन ये है कि वहां पर कम लोग लगे हुए हैं। मान लो ये जो अर्न कर रहे हैं इनका जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ 100 रुपीज, कितना हुआ है 100 रुपीज। तो इनकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इनकी ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलती है कि देखो तुम्हारा 100 रुपीज लगे हैं तुम्हारे, तो हम आपको सब्सिडीज दे देते हैं हर पर्सन को हम
80% सब्सिडी देंगे, मतलब इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ऑल द पर्सन, जितने भी लोग लगे हुए सबको 80 रुपीज की उन्होंने सब्सिडी दे दी। 100 उनका एक्सपेंस लगा था, 80 उनको गवर्नमेंट ने दे दी। टोटल उनके पास कितने रुपए बचे? 20 रुपीज। जो उनका एक्सपेंस हुआ वो टोटल सिर्फ कितना था? 20। अब इनको प्रॉफिट के लिए अगर 50 भी मिलते हैं तो ये क्या है? ये इनका है, ये इनका प्रॉफिट है, ठीक है। ये सेल करने के लिए इनको 50 भी बहुत है, क्योंकि 80 तो इनको पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। अब इनका बचा क्या है? सिर्फ 20% है जो इनका एक्सपेंस हुआ है, उसमें ये उसको अगर सेल भी करते हैं तो 50 का भी सेल करेंगे तो भी इनका क्या है? प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसलिए इनके जो प्राइस होते हैं ना, वो प्राइस डाउन होते हैं, कम प्राइस होते हैं। और इंडिया में इसका बिल्कुल अपोजिट है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, बट इस तरीके से इंडिया के लोगों को वो सब्सिडी नहीं दे पा रही है। इंडिया में इस तरीके से सब्सिडी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ उंगलियों पे लोग नहीं है ना कि आप उनको उंगलियों पे काउंट कर सको। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा है, तो उस चक्कर में गवर्नमेंट उतनी ज्यादा छूट या फिर उतनी ज्यादा सब्सिडीज लोगों को नहीं दे पाती है, जैसे कि इसमें है। पीपल हु आर engaged in agriculture receive massive support and subsidy for production and export products. This is not the case in developing countries like India. तो वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट इस तरीके से डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। दूसरा उसका रीजन ये भी है कि ये डेवलप्ड कंट्री है। क्या है? ये डेवलप कंट्री, इनकी इनकम पहले से ही बहुत ज्यादा है, और यहाँ इनकी इनकम क्या है? कम है। इनकी इनकम पहले से ही कम है और इनकी इनकम पहले से ज्यादा, तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं और ये कई बार लॉस में भी चले जाते हैं। इनकी जो गुड्स है उनका प्राइस हमेशा लो रहता है। डेवलपिंग कंट्रीज में जो गुड्स का प्राइस रहता है वो हमेशा हाई रहता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, गवर्नमेंटल रीजन है। ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट उन फार्मर्स के लिए कुछ नहीं करती, बहुत कुछ करती है। लोन पे कराती है उनको, जो भी उनका इंटरेस्ट रेट होता है कम अमाउंट में पे कराती है, और भी अदर्स उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। बट ये लोग पहले से ही, ये डेवलप्ड कंट्री है, इनके अर्निंग सोर्स बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इनको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है किसका? डिबेट का। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि उसमें क्या बोल रहा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ड्यू टू दिस massive money that they receive, USA farmers can sell the farm products at the abnormally low price। इसीलिए जो वहां के उनको मनी मिल गया, उनको जो सब्सिडीज थी वो मिल गई, जिस वजह से वो अपने प्रोडक्ट को लो अमाउंट में सेल कर सकते हैं, लो प्राइस में। The surplus farm products are sold in other country markets at low price, adversely affecting farmers in these countries। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट उस कंट्री के फार्मर्स को लगता है कि ये लो प्राइस में बेच रहे। मान लो आपका प्रोडक्ट है, आप वीट सेल कर रहे हो, आप 100 रुपीज प्राइस दे रहे हो और इन लोगों ने क्या 50 कर दिया, तो लोग किसको ज्यादा बाय करना चाहेंगे? वैसे ही डेवलपिंग कंट्री है, वैसे ही एक पुअर कंट्री है, तो जो लोग है ना वो ज्यादातर बाहर वाले प्रोडक्ट को ही बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस डाउन है। सबसे ज्यादा इस चीज का इफेक्ट उस कंट्री के रहने वाले फार्मर्स पर पड़ता है। ओके, फार्मर्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम। और डेवलपिंग कंट्रीज के जो फार्मर्स होते हैं उन्हें बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस इन WTO। WTO के लिए ये बहुत ही बड़ा डिबेट पॉइंट है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिबेट होती है, ताकि अब वो ये बोलते हैं ना कि आपको WTO को उनकी भी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इस तरीके से डेवलप कंट्री तो हमेशा टॉप पर ही बनी रहेगी ना, डेवलपिंग कंट्री तो कभी ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिबेटेड पॉइंट है, जिसकी वजह से डिबेट होती रहती है, क्योंकि आधी चीज तो उनकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा दे रही है और इन कंट्रियों के साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, ये देखिए
डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये इसमें भी सेम वही चीजें हैं, ये यूएस से है रिसीव है, ठीक है, ये यूएसए गवर्नमेंट है, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई, 0.5% इनका टोटल एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी 1% है, और इंडिया में क्या है, बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो कि किसमें लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर। भाई गवर्नमेंट किस किस को देखेगी, वहां तो 4 लोग हैं, आप सब्सिडी दे सकते हो, बट यहाँ तो काउंट ही नहीं कर सकते कितने लोग हैं, तो आप सब्सिडी कैसे दोगे, तो जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ को ये देखना चाहिए कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री भी तो ऊपर आनी चाहिए, और लोगों को जो चीजें फेस करनी पड़ेंगी वो फेस करनी ना पड़े। जिस तरीके से एक डेवलप्ड कंट्री ट्रेड कर सकती है डेवलपिंग कंट्री के साथ, उसी तरीके डेवलपिंग कंट्री भी ट्रेड कर पाए डेवलप्ड कंट्री के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब इंडिया का ग्लोबलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, कि एक दूसरे से हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कैसे हो पा रहा है, हम एक दूसरी कंट्री से किस तरीके से ट्रेड कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा, तो ग्लोबलाइजेशन सिंपली क्या था, ग्लोबलाइजेशन था एक कंट्री से दूसरी कंट्री से ट्रेड करना ही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। हमने ट्रेड बैरियर को भी पढ़ा कि अगर हम ट्रेड बैरियर लगा देंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिमूव कर देंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीजों को हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट अच्छा है या उसका इम्पैक्ट बुरा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम दोनों ही चीजों को लेकर इसको स्टडी करने वाले हैं। अगर फिर वही क्वेश्चन है सेम, ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन अगर हम एक से दूसरी कंट्री के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं वही क्या है, हमारा ग्लोबलाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट है। एमएनसीज हमारे लिए यूजफुल है या फिर उनसे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। और हमने इसमें ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का। जितनी भी चीजें आज हम देख रहे हैं सब कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। देखिए, टू begin with MNCs have expanded their investments in India during the last 20 years, indicating that investing in India has shown to be profitable। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया के अंदर जो एमएनसीज स्टार्ट हुई है उनको स्टार्ट हुए कितने साल हो गए, 20 साल, 20 इयर्स के करीब हो गया, और उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया है इंडिया में वो अभी तक हमारे लिए प्रॉफिटेबल हुआ है। मतलब ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भी 20 इयर्स उन्होंने एक्सपेंड किए हैं इंडिया के अंदर, वो जो 20 इयर्स थे वो अभी तक इंडिया वालों के लिए प्रॉफिटेबल रहे हैं, ठीक है। MNCs have shown an interest in urban industries such as cell phones, autos, electronics, soft drinks, fast food and banking। ये सारी चीजें किसका पार्ट है, ये सारे ही ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हमें ऑप्शन मिले, हम डिफरेंट टाइप के सेल फोन यूज कर सकते हैं। पहले कहाँ कीपैड का जमाना था, लोग कीपैड फोन लेकर चलते थे, आज टच का जमाना है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, किसी को फेस टू फेस देख सकते हो। तो ये किस वजह से हो पाई, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाए। इलेक्ट्रॉनिक के न्यू आइटम्स आ गए हैं हमारे पास में, सॉफ्ट ड्रिंक, खाने पीने की कितनी डिफरेंट चीजें आ गई हैं। बच्चे जो है आजकल के वो तो पूरी तरीके से फास्ट फूड के ऊपर ही डिपेंड हो चुके हैं। तो ये सब किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। और इन सब चीजों से एमएनसीज को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और उसका कुछ परसेंट प्रॉफिट हमारी कंट्री को भी हुआ है, सारा ऐसे नहीं उनको ही प्रॉफिट हुआ है, हमें भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। देयर आर अ लॉट ऑफ वेल्दी पीपल हु बाय दीज थिंग्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट हैज बीन क्रिएटेड इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। जब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर किया, चीजों को इन्वेस्ट किया इंडिया में, तो इंडिया को भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, लोगों को भी तो काम चाहिए था, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ सेटअप किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, तो वही लोग वहां पर एज अ एम्प्लॉय वर्क करने लगे। तो इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट थी उसकी फुलफिल होने लगी, लोगों को जॉब मिलने लगी, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई थी इंडस्ट्रीज एरिया में, सर्विस एरिया में, हमें टेक्नोलॉजी मिल गई, उनको वर्कर्स मिल गए, ठीक है। Local business that supplies this sector with raw materials and other necessity have also prospered। जो अदर छोटे छोटे बिजनेसमैन थे वो भी अपने गुड्स को सप्लाई करने लगे जिस टाइप की उन्हें नेसेसिटी थी। देखो ये तो पॉइंट्स थे कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये बहुत ही इन्होंने चीजों को इम्प्रूव कर दिया है।
ग्रेट प्रोडक्शन हुआ है, चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं काफी ज्यादा। ये सारे हमारे पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें नई नई चीजें, क्वालिटी बेटर हो गई है, ऑप्शन ज्यादा है हमारे पास में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। बट और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इंडिया के अंदर आ चुके हैं। बट इसका देखो, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट अभी तक हमने देखे। कंपटीशन बढ़ गया है, अब जहां भी कंपटीशन होता है वहां सिविलियन तक, सिटीजन तक बेस्ट क्वालिटी पहुंचती है, बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचता है। ये सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट नेगेटिव इम्पैक्ट हम ये देखें, जैसे आपकी बुक में भी 2 स्टोरी दी हुई है सुशीला और रवि को लेकर, तो उन 2 स्टोरी में ये बताया गया है कि जो रवि है वो अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है टेलीविजन कंडक्टर का। तो उसमें जो उसके यहाँ पर करीब 20 के करीब लोग काम कर रहे होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे ही एमएनसीज आ जाती हैं, वो अपना सामान किसी बड़ी कंपनी को सेल कर रहा था। अब एमएनसीज आ गए। अब एमएनसीज क्या बोल रही है कि सारा प्रोडक्शन अब हम देखेंगे। अब जो बिग कंट्रीज थी इंडिया की ही, उन कंट्री ने उसके आगे घुटने टेक दिए कि भाई अब हमारे बस की नहीं है आपके आगे चलना, आप करो, हम सिर्फ सर्वे वगैरह या फील्ड वर्क हम कर लेंगे, बाकी का आप देख लो। ये किसकी वजह से? एमएनसीज की वजह से। उन जो कंपनी थी आपकी कंट्री की, उनके साथ लॉस हो गया, उनकी एक तरह से जो कंपनी थी उनके बंद होने की नौबत आ गई। अब उससे भी बुरा हाल किसका होगा? रवि का, जिसने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लो घर से ही किया था। वो जिनको अपना सामान सेल कर रहा था, वो जब कंट्री पीछे हट चुकी है, तो रवि कहाँ से आगे बढ़ जाएगा? वो तो बहुत ही स्मॉल बिजनेसमैन है, उसको तो सारा जो सामान लाया हुआ था वो भी बेकार चला गया। अब वो किसको सेल करेगा? बड़ी कंपनी के आगे वो टिक ही नहीं सकता, उनका प्राइस भी कम है, उनका प्राइस भी ज्यादा है, क्योंकि वो बल्क की अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं ना, और ये बहुत ही कम अमाउंट में, तो इसका प्राइस भी बहुत हाई था और एमएनसी का प्राइस भी लो था। लोग उस प्रोडक्ट को बाय भी नहीं करना चाहते, तो अभी सेल किसको करे? जिसकी वजह से सिचुएशन ये आ गई कि इसका जो बिजनेस था वो बंद होने लग गया, और इसके यहाँ जहाँ 20 वर्कर्स काम करते थे, अब टोटल 7 वर्कर्स रह गए थे। ऐसी ही कुछ स्टोरी सुशीला की भी थी कि जब एमएनसीज आ गई, तो उसकी जिस कंपनी में सुशीला वर्किंग थी वो कंपनी बंद हो गई। उन्होंने सुशीला को जॉब से निकाल दिया, क्योंकि कंपनी ही बंद हो गई। एमएनसी आने की वजह से लोग एमएनसी की तरफ ज्यादा भागने लगे, तो जो स्मॉल बिजनेसेस थे वो बंद हो गए, स्टॉप हो गए। अब जो सुशीला थी, सुशीला को भी जॉब छोड़नी पड़ गई। अब सुशीला ने जॉब छोड़ दी, तो सुशीला को दूसरी जगह काम तो चाहिए था। फिर उसको काफी टाइम लगा जॉब ढूंढने में, और उसको जॉब मिली भी एक कंपनी में। तो वो खुद एमएनसी के अंडर में काम कर रही थी, तो उन्होंने उसको एक टेम्परेरी वर्कर रखा, और उसको घर से भी 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था। तो जाने आने में भी बहुत टाइम लग रहा था। सुबह 7 बजे जाती, रात को 10 बजे तक घर आती। उसका आने जाने में ज्यादा टाइम वेस्ट होने लगा, और जो वेजेस उसे मिल रहे थे वो भी पहले से उसको हाफ मिल रहे थे। मान लो पहले 100 है, तो अब उसको 50 रुपीज मिल रहे थे, जिससे उसका घर सही से नहीं चल पा रहा था। आने जाने में भी उसका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था। एंड साथ ही साथ वो एक यहाँ परमानेंट वर्कर थी, वहां पर वो टेम्परेरी वर्कर है, क्योंकि एमएनसीज के आने से उस कंपनी का खुद का कुछ पता नहीं है, तो सुशीला को वो क्या परमानेंट वर्कर रखेंगे? तो सुशीला को कभी भी उसकी जॉब से हटाया जा सकता है। तो ये देखिए कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे कि बड़ी कंपनी के आने की वजह से जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, उनके बंद होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका प्राइस हाई हो जाता है, वो स्मॉल लेवल पर बिजनेस कर रहे होते हैं, और जो बिग कंपनियां हैं, एमएनसीज वगैरह हैं, वो एक बहुत ही बड़े अमाउंट पे अपना बिजनेस चलाते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ते हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। ओके, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ में।